अध्याय 11। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां, प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजर्स फ्रॉम फायर। डस्ट, गैस एंड वाटर। रेगुलेशन 133। गैस की डिग्री के अनुसार कोयला सीमों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। 1. चीफ इंस्पेक्टर या अन्य इंस्पेक्टर जरूरी सहायकों को लेकर आवश्यक जांच करके सभी कोयला सीमों को गैस की विभिन्न डिग्री में वर्गीकृत करेगा। 2. यदि किसी गैसी सीम में हवा के सामान्य वातावरण, जनरल बॉडी ऑफ एयर में ज्वलनशील गैस की प्रतिशत मात्रा या उस गैस के निकलने की दर, रेट ऑफ एमिशन, इतनी बढ़ जाए कि वह सोम किसी उच्चतर डिग्री की गैसी सीम बन जाए, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर यह जानने के 24 घंटे के अंदर रीजनल इंस्पेक्टर को खबर देगा तथा इन रेगुलेशंस के अनुसार उस डिग्री की गैसी सीम के लिए सभी सावधानियों का पालन करेगा। रीजनल इंस्पेक्टर ऐसी खबर मिलने के 30 दिन के अंदर उपयुक्त जांच द्वारा गैस डिग्री का सत्यापन करेगा और उस सीम को उचित गैस डिग्री में वर्गीकृत करेगा। परंतु यदि 24 घंटे के अंदर इन रेगुलेशंस में अपेक्षित सभी सावधानियों का पालन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर के लिखित अनुरोध पर रीजनल इंस्पेक्टर उसके द्वारा लगाई गई शर्तों पर 60 दिन तक उन सावधानियों के पालन को टाल सकेगा। 3. यदि किसी गैसी सीम में हवा के सामान्य वातावरण में ज्वलनशील गैस की प्रतिशत मात्रा या उस गैस के निकलने की दर इतनी घट जाए कि वह सोम निम्नतर गैस डिग्री में आ जाए, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर इसकी खबर रीजनल इंस्पेक्टर को दे सकेगा। 4. रीजनल इंस्पेक्टर, सब रेगुलेशन 3 में निर्दिष्ट सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उपयुक्त जांच द्वारा गैस की डिग्री का सत्यापन करेगा और उस सीम को उचित गैस डिग्री में वर्गीकृत करेगा। जब तक रीजनल इंस्पेक्टर ऐसा वर्गीकरण न करें, तब तक पूर्व की तरह सभी सावधानियों का पालन किया जाएगा। 5. सब रेगुलेशन 2 व 4 में किसी बात के होते हुए भी रीजनल इंस्पेक्टर किसी भी समय किसी भी सीम में आवश्यक जांच कर सकेगा और उस सीम को उचित गैस डिग्री में पुनः वर्गीकृत कर सकेगा। 6. खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर हर 30 दिन में कम से कम एक बार ज्वलनशील गैस के निकलने की दर क्यूबिक मीटर प्रति टन कोयला उत्पादन के हिसाब से मालूम करेगा। एवं 134 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 रेगुलेशन 169 के अनुसार हवा के वातावरण में गैस की प्रतिशत मात्रा की जांच करेगा। ऐसी प्रत्येक जांच का जांचफल इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में दर्ज किया जाएगा। 7. ज्वलनशील गैस का पता लगाने और मापने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक यंत्र, उपकरण व प्रणाली चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार व स्टैंडर्ड की होगी। 8. ज्वलनशील गैस का पता लगाने, मापने और गैस सैंपल का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक यंत्र व उपकरण तथा प्रणाली, सिस्टम को चीफ इंस्पेक्टर द्वारा समय समय पर सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त एजेंसी या लेबोरेटरी में निर्धारित समयांतर पर कैलिब्रेट कराया जाएगा। रेगुलेशन 134 आग रोकने के लिए सामान्य सावधानियां, जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। 1. खान में तेल, ग्रीस, कैनवस या अन्य ज्वलनशील इनफ्लैमेबल सामान फायर प्रूफ बक्से के सिवाय किसी अन्य जगह नहीं रखा जाएगा। 2. भूमिगत वर्किंग से ग्रीस या तेल लगी जूट आदि वेस्ट को नियमित रूप से हटाकर सरफेस पर निकाला जाएगा। 3.
ओपनकास्ट वर्किंग या वर्कशॉप से ग्रीस व तेल लगे हुए जूट आदि को नियमित रूप से सुरक्षित तरीके से हटाया जाएगा। 4. लकड़ी से बने हुए ढांचे या अन्य दाह्य कंबस्टेबल पदार्थ पर या उसके आसपास कोई भी व्यक्ति कोई खुली बत्ती या लैंप रखेगा या फेंकेगा नहीं, और न ही किसी को रखने या फेंकने की अनुमति देगा। 5. प्रत्येक खान में आग का आरंभिक अवस्था में पता लगाने, उसे नियंत्रित करने या बुझाने के लिए पर्याप्त व समुचित adequate and sufficient व्यवस्था की जाएगी। 6. प्रत्येक खान का मालिक, एजेंट या मैनेजर खान में आग की रोकथाम करने, पता लगाने और बुझाने के लिए ऑपरेशन की प्रकृति के अनुसार उचित सावधानियां लेगा व उपाय करेगा। 7. प्रत्येक खान का मालिक, एजेंट और मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि जब आग के कारण श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो, तो वहां सब कार्य रोक दिया जाए और श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर लाया जाए। रेगुलेशन 135 आग की रोकथाम के लिए सरफेस पर सावधानियां, सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। 1. खान के प्रवेश मार्गों, एंट्रेंसेस के 10 मीटर के अंदर सब सरफेस ढांचे, सरफेस स्ट्रक्चर्स और सपोर्ट फायरप्रूफ पदार्थ के बने होंगे। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां। 135 परंतु सिंकिंग शाफ्ट के ऊपर अस्थायी ढांचे, सपोर्ट या छाजन, कवरिंग पर और शाफ्ट छाजन में लगे लकड़ी के उस ढक्कन, स्मॉल लिड ऑफ शाफ्ट कवरिंग पर यह सब रेगुलेशन लागू नहीं होगा जो वाइंडिंग रिस्से के कैपल द्वारा ऊपर नीचे किया जाता है। 2. खान के प्रवेश मार्ग, जो भूमिगत भाग से प्रभावी रूप से सील नहीं किए गए हैं, के 15 मीटर के अंदर कोई भी शेल या कार्बनेशियस पदार्थ जमा या ढेर नहीं किया जाएगा। सूखे पत्ते या सूखे पेड़ पौधे इकट्ठे होने या रहने नहीं दिए जाएंगे, और कोई भी ऐसा दाह्य कंबस्टेबल पदार्थ नहीं रखा जाएगा जिसकी अगले 24 घंटे के अंदर जरूरत नहीं है। ऐसी दूरी के अंदर ज्वलनशील माल, इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स भी नहीं रखा जाएगा। परंतु ये सब रेगुलेशन खान से निकले हुए कोयले को खान के प्रवेश द्वार के नजदीक ढेर करने की मनाही नहीं करता। 3. ओपनकास्ट खानों में और कोयला निकालने से धंसी हुई जमीन पर से झाड़ जंगल, वाइल्ड और हर्बेशियस प्लांट्स को उखाड़कर साफ कर दिया जाएगा। सूखे पत्ते और सूखे पेड़ पौधों को जितना भी जरूरी हो उतने समयांतर पर हटाया जाएगा। 4. कोयले के आउटक्रॉप के ऊपर या ओपनकास्ट खान के अंदर या कोयला निकालने से धंसी हुई या फटी हुई जमीन पर कोई भी व्यक्ति गर्म छाए, एशेज या अन्य गर्म पदार्थ जमा नहीं करेगा। 5. मैनेजर की लिखित इजाजत के बिना और उस इजाजत में लिखे खास काम को छोड़कर अन्य अवस्था में कोई भी व्यक्ति किसी ओपनकास्ट खान में या खान के प्रवेश द्वार के 15 मीटर के अंदर आग नहीं जलाएगा या जलाने की अनुमति नहीं देगा। ऐसी अनुमति का ब्यौरा इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में दर्ज किया जाएगा। परंतु ये सब रेगुलेशन वर्टिकल बॉयलर को छोड़कर अन्य किसी बॉयलर पर लागू नहीं होगा। 6. इस रेगुलेशन में लिखी गई सावधानियों का पालन हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच के लिए और यदि आग लगी हो या आग लगने का लक्षण हो तो उसकी जानकारी के लिए एक सक्षम व्यक्ति प्रति 7 दिन में कम से कम एक बार खान के प्रवेश मार्ग के मुंह, ओपनकास्ट खान और कोयला निकालने से धंसी हुई जमीन की जांच करेगा। 7. सब रेगुलेशन
6 के अधीन की गई प्रत्येक जांच की रिपोर्ट इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखी जाएगी और उस पर जांच करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। रेगुलेशन 136 आग रोकने के लिए खान के भूमिगत भाग में सावधानियां, अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। 1. शाफ्ट की लाइनिंग, शाफ्ट लाइनिंग में या किसी मशीन रूम या इंजन घर के बनाने। 136 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 में या उसके संबंध में लकड़ी या अन्य दाह्य कंबस्टेबल पदार्थ प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। 2. भूमिगत खान में लकड़ी का छीलन, वुड कटिंग्स, छोड़ा नहीं जाएगा। वह नियमित रूप से प्रत्येक शिफ्ट के अंत में सरफेस पर निकाल दिया जाएगा। 3. कोई भी व्यक्ति भूमिगत खान के किसी भी भाग में आग नहीं धराएगा और न ही आग धराने की अनुमति देगा। परंतु पहली या दूसरी डिग्री की गैसी सीम में फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या रिपेयरिंग का सामान मैनेजर के लिखित आदेश से प्रयोग किया जा सकेगा। ऐसे आदेश में ये लिखा होगा कि वह सामान किस व्यक्ति के चार्ज में रहेगा। ऐसे व्यक्ति का ये कर्तव्य होगा कि काम खत्म होने पर वह सामान को भूमिगत भाग से सरफेस पर ले आए। तीसरी डिग्री की गैसी सीम में फ्लेम या इलेक्ट्रिक वेल्डिंग या रिपेयरिंग का सामान भूमिगत खान में रीजनल इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त करके ही वह उसमें लिखी शर्तों पर ही काम में लिया जा सकेगा। 4. कोई भी व्यक्ति किसी वहन योग्य पोर्टेबल बत्ती या लैंप को भूमिगत भाग में नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह उस लैंप को वहां पर रुकने वाले किसी अन्य व्यक्ति के चार्ज में न दे दे। 5. खान में यदि लगातार शिफ्टों में काम नहीं होता है तो शिफ्ट के अंत में जब सब व्यक्ति खान से निकल चुके हैं तो सब बत्तियां बुझा दी जाएंगी और सब बिजली काट दी जाएगी। 6. खान के भूमिगत भाग में आग लगने या उसी खान में किसी अन्य भाग से या बगल की खान से आग फैलने को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। यदि कोई ऐसी आग लग गई है या हीटिंग हुई है तो उसे नियंत्रित कंट्रोल करने या अलग आइसोलेट करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे। 7. स्थायी रूप से बंद न किए गए चलने योग्य प्रवेश मार्ग के द्वारा सरफेस से जुड़े सभी अप्रयुक्त अनयूज्ड खननों स्थलों का इंस्पेक्शन प्रति 30 दिन में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इस बात के लिए किया जाएगा कि कहीं अवैध दारू चुलाने इलिसिट डिस्टिलेशन के चिन्ह तो नहीं हैं। ऐसे प्रत्येक इंस्पेक्शन की रिपोर्ट इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखी जाएगी और उस पर इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। रेगुलेशन 137 स्वतः तपन संबंधी सावधानियां, फर्दर प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्वतः तपन के खतरे के संबंध में निम्नलिखित सावधानियां बरती जाएंगी। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां। 137 1. सीम या सेक्शन को इस प्रकार पैनल बनाकर काम किया जाएगा कि प्रत्येक पैनल का अपना स्वतंत्र वेंटिलेशन हो और जरूरत पड़ने पर एक पैनल को दूसरे से आसानी से अलग आइसोलेट किया जा सके। 2. जहां सब रेगुलेशन 1 के प्रावधानों का ध्यान न रखकर डेवलपमेंट पहले ही किया जा चुका है, वहां स्टॉपिंग बनाकर कृत्रिम पैनल आर्टिफिशियल पैनल्स बनाए जाएंगे। 3. सब रेगुलेशन 1 व 2 के अधीन पैनल का साइज निर्धारित करने में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि पैनल के अंदर सभी पिलर कोयला सीम के दहनकाल इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर काट लिए जा सकें। 4. कोयला, शेल या कार्बनिक पदार्थ खान में छोड़ा नहीं जाएगा या जमा करके ढेर नहीं लगाया जाएगा। 5. जहां गिरे हुए कोयले,
फॉलन कोल को खान से निकालना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। वहां खान के उस क्षेत्र को प्रभावी रूप से सील ऑफ कर दिया जाएगा। 6. जहां पर चीफ इंस्पेक्टर ने लिखित छूट दी है, उसे छोड़कर अन्य किसी भी सीन या सेक्शन में पिलर कटाई का काम तब तक चालू नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पैनल के सभी रास्तों में फायर डैम या फायर डैम्स और स्टॉपिंग्स नहीं बना लिए गए हैं। 7. वेंटिलेशन व हॉलेज के लिए खुले छोड़े गए फायर स्टॉपिंग में उचित फाटक, डोर्स या खुले भाग रखे जा सकते हैं, परंतु उनको बंद करने के लिए नज़दीक में ईंटें व अन्य माल सामान सहज प्राप्य रेडिली अवेलेबल रखे जाएंगे। बी. फायर डैम या स्टॉपिंग बनाने में शेल या अन्य कार्बनिक पदार्थ काम में नहीं लिया जाएगा। 9. पैनल का चांदनी कार्य डीपिलरिंग समाप्त होने के तुरंत बाद समुचित स्टॉपिंग बनाकर पैनल को अलग आइसोलेट कर दिया जाएगा। 10. गोफ को सील करने के लिए अथवा पुराने अबेंडन्ड या अप्रयुक्त अनयूज्ड वर्किंग की या स्वतः तपन या आग से प्रभावित क्षेत्र को पृथक आइसोलेट करने के लिए बनाई गई सभी पृथक्करण स्टॉपिंग आइसोलेशन स्टॉपिंग्स को सीमेंट से प्लास्टर किया जाएगा और उस पर पोचारा व्हाइट वॉश किया जाएगा। 11. आग से निपटने के लिए पर्याप्त माल सामान भूमिगत भागों में सुविधाजनक स्थानों पर धुलाई व उपयोग हेतु तैयार रखा जाएगा। पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को इस माल सामान का प्रयोग करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। 12. स्वतः तपन का प्रारंभिक अवस्था में ही पता चल जाए, इसके लिए हर डीपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट व हर सील न किए गए गोफ के रिटर्न हवा रास्ते में निम्नलिखित जांच की जाएगी। 138 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार के स्वचालित ऑटोमेटिक डिटेक्टर यंत्र से हर 7 दिन में कम से कम एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड खूनी गैस की प्रतिशत मात्रा की जांच और एक बी. बने हुए कार्बन मोनोऑक्साइड व सोखे गए ऑक्सीजन का अनुपात रेशियो ऑफ कोफॉर्म टू ऑज अब्सॉर्ब्ड मालूम करने के लिए प्रति 30 दिन में कम से कम एक बार हवा का सैंपल लेकर उसका पूर्ण विश्लेषण एनालिसिस, परंतु क्रमिक जांच में बने हुए कार्बन मोनोऑक्साइड व सूखे हुए ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः बढ़ता हुआ मिले तो आग के स्थान का पता लगाने और निपटने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे। 13. सब रेगुलेशन 12 में निर्दिष्ट प्रत्येक जांच का परिणाम इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में दर्ज किया जाएगा और उस पर जांच करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। 14. प्रत्येक डीपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट का निरीक्षण प्रत्येक बंदी के दिन ऑन एवरी आइडल डे किया जाएगा। निरीक्षण की रिपोर्ट इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखी जाएगी व उस पर निरीक्षण करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। 15. सभी अप्रयुक्त अनयूज्ड वर्किंग्स जिन्हें सील नहीं किया गया है उनका और गोफ को आइसोलेट करने के लिए बनाई गई आइसोलेशन स्टॉपिंग का आग के जोखिम के लिए निरीक्षण प्रति 7 दिन में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाएगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट को इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखकर निरीक्षण करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। 16. जहां किसी खान या उसके भाग में विशेष परिस्थितियों कंडीशंस के कारण इस रेगुलेशन के प्रावधानों का पालन करना जरूरी नहीं है या व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, वहां रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश द्वारा उसमें वर्णित शर्तों पर प्रावधान से रिलैक्सेशन दे सकेगा। 17. जहां सरफेस पर कोयले को स्टैक किया जाता है, वहां स्वतः तपन स्पॉन्टेनियस हीटिंग
को रोकने के लिए कोयले के ढेर पर नियमित समयांतर पर पानी का छिड़काव या अन्य अग्निरोधी या अग्निशमन पदार्थ, फायर रेजिस्टेंट और फायर सप्रेसेंट मटेरियल्स का छिड़काव करने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। 18. भूमिगत भाग में ऐसे हाइड्रोलिक द्रव का प्रयोग नहीं किया जाएगा जो अग्निरोधी, फायर रेजिस्टेंट नहीं है। 19. हाइड्रोलिक द्रव तेल किसी गर्म सतह, विद्युत उपकरण या केबल के संपर्क में आने की संभावना को कम करने के लिए सावधानियां बरती जाएंगी। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां। 139. 20. तपनशील तेल, कंबस्टेबल ऑयल या पदार्थों को बिजली उपकरण में फिलिंग के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। 21. सब रेगुलेशन 18, 19 व 20 में किसी बात के होते हुए भी रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश द्वारा उसमें वर्णित शर्तों पर पहली डिग्री की मेसी खान में अग्निरोधी हाइड्रोलिक ट्रफ, फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड के प्रयोग के प्रावधानों से छूट दे सकेगा। रेगुलेशन 138, आग लग जाने पर सावधानियां, प्रिकॉशंस आफ्टर अ फायर हैज ब्रोकन आउट। 1. खान के किसी भी भाग में यदि धुआं या ऐसे अन्य लक्षण मिले जिनसे यह मालूम हो कि खान में आग लगी है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्वतः तपन हुई है या शायद आग लगी है, तो बिना किसी देरी के आग या हीटिंग से निपटने के टू डील विद प्रभावी इफेक्टिव कदम उठाए जाएंगे। उसके लिए जरूरी काम के लायक व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सब व्यक्तियों को तुरंत खान से बाहर निकाल लिया जाएगा। 2. सब रेगुलेशन 1 में निर्दिष्ट आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को बुझाने या सील करने के लिए जरूरी व्यक्तियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को खान में तब तक प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को बुझा नहीं दिया गया है या प्रभावी रूप से सील नहीं कर दिया गया है और खान के मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर द्वारा जांच करके खान को सुरक्षित घोषित नहीं कर दिया जाता। ऐसी प्रत्येक जांच की रिपोर्ट इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखी जाएगी और उस पर जांच करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। परंतु रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर उसमें वर्णित शर्तों पर आग बुझाने या सील करने के लिए जरूरी लोगों के अलावा अन्य लोगों को भी काम करने की अनुमति दे सकेगा। 3. सब रेगुलेशन 2 में अपेक्षित जांच फ्लेम सेफ्टी लॉ और कार्बन मोनोऑक्साइड खूनी गैस का पता लगाने के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित साधन से की जाएगी। 4. जब आग या हीटिंग से निपटने का या उसे सील करने का काम चल रहा हो, उस पूरे समय के दौरान ड्यूरिंग द होल टाइम एक सक्षम व्यक्ति उस स्थान पर ऑन द स्पॉट हर समय मौजूद रहेगा। b. आग से बनी किसी हानिकारक नॉक्शियस श्वासरोधी एस्फिक्सिएटिंग या ज्वलनशील गैस ज्वाला भाप और फेंकाए गए एजेक्टेड या लुढ़कते हुए गर्म माल वाटर गैस के विस्फोट और आग लगे एरिया में पड़े दरार या पॉटहोल के खतरों से लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाएंगी। 140 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 सी. सब भूमिगत स्थानों पर या उनके नजदीक निम्नलिखित चीजें रखी जाएंगी। आई. समुचित संख्या में चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित सेल्फ रेस्क्यूअर्स तथा कम से कम 2 स्मोक हेलमेट्स या अन्य उचित साधन जो इमरजेंसी में काम में लाए जा सकते हैं। ई. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जांच के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित साधन। ई. कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी व ऑक्सीजन की कमी डेफिशिएंसी का पता लगाने के लिए एक फ्लेम सेफ्टी लॉ या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित अन्य साधन।
5. प्रत्येक खान का मैनेजर निम्नलिखित के लिए एक विस्तृत स्कीम योजना बनाएगा और स्थापित करेगा। अ. उपयुक्त फायर फाइटिंग व्यवस्था रखना व उसकी मेंटेनेंस। बी. आग या हीटिंग होने से रोकना, पता लगाना, निपटना और कंट्रोल। सी. आग या हीटिंग को कंट्रोल करने या आइसोलेट करने के उपायों की जांच व रख रखाव। डी. इन कामों में लगे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। परिस्थिति के अनुसार इस स्कीम में समय समय पर उचित परिवर्तन करके उसे अपडेटेड रखा जाएगा। रेगुलेशन 139। आग बुझाने का सामान इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग। 1. प्रत्येक खान में निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। अ. रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा स्पष्ट रूप से छूट दी गई अवस्था को छोड़कर बाकी सब अवस्थाओं में खान के सब भूमिगत कार्यस्थल तथा आग लगने की संभावना वाली अन्य जगहों पर जैसे कोल स्टॉक में, कार्बनिक माल वाले मलबे के ढेर में, इन स्पॉइल हीप्स कंटेनिंग कार्बनेशियस मटेरियल और एक्सपोज्ड कोयले को सतह में प्रभावी तरीके से आग बुझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उचित प्रेशर पर पानी का प्रबंध किया जाएगा। बी. सरफेस पर तथा भूमिगत भागों में आग बुझाने के उचित सामान सहित फायर स्टेशन कायम किए और बनाए रखे जाएंगे। सी. निम्नलिखित स्थानों पर उचित मात्रा में बालू या अन्य अज्वलनशील पदार्थ या उपयुक्त सुबाह्य पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर दा ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन युक्तियां रखी जाएंगी। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां। 141। आई. खान के प्रत्येक प्रवेश स्थान या हर डिस्ट्रिक्ट के मुंह पर चालू लैंडिंग व पिट बॉटम पर। ई. ऐसे हर स्थान पर जहां लकड़ी, ग्रीस, तेल या अन्य ज्वलनशील इनफ्लैमेबल पदार्थ स्टोर किया जाता है। ई. प्रत्येक इंजन रूम, डीजल इंजन मेंटेनेंस वर्कशॉप व फिलिंग स्टेशन, बैटरी चार्जिंग स्टेशन पर। एव. प्रत्येक ट्रैक माउंटेड व ट्रैकलेस लोकोमोटिव, ट्रैक माउंटेड एंड ट्रैकलेस लोकोमोटिव, सेल्फ प्रोपेल्ड मैन राइडिंग कार, सेल्फ प्रोपेल्ड मैन राइडिंग कार या पर्सनल कार्य पर। वी. प्रत्येक स्थायी और अस्थायी बिजली इंस्टॉलेशन पर। वी. मैनेजर द्वारा निर्दिष्ट आग के जोखिम वाली अन्य विशेष जगहों पर। डी. ओपनकास्ट वर्किंग में प्रत्येक हैवी अर्थ मूविंग मशीन पर ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन व सप्रेशन डिवाइस, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेसाइन डिवाइस लगी रहेगी। परंतु ओपनकास्ट खान में 35 टन से कम के ट्रक या डंपरों पर सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम लगाना पर्याप्त हो सकता है। ए. बेल्ट कन्वेयर प्रणाली पर बेल्ट ड्राइव, लूप टेकअप, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल, गियर यूनिट व अन्य महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक स्थानों पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए वाटर फोम स्प्रे, प्लावन प्रणाली, डेल्यूज सिस्टम या ड्राई केमिकल सिस्टम लगाए जाएंगे। एफ. कंटिन्यूअस माइनिंग मशीन, अन्य फेस कटिंग मशीन, लोडिंग मशीन, रूफ बोल्टिंग मशीन व अन्य मशीनों पर पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र या ऑटोमेटिक अग्नि दमन युक्तियां डिवाइसेस लगाई जाएंगी। 2. तेल व बिजली की आग बुझाने के लिए झाग वाला अग्निशामक यंत्र फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या पानी प्रयोग नहीं किया जाएगा। 3. बिजली की आग बुझाने के लिए झाग वाला अग्निशामक यंत्र प्रयोग नहीं किया जाएगा। 4. खान के भूमिगत भागों में ऐसे अग्निशामक यंत्र रखे या काम में नहीं लिए जाएंगे जिन्हें काम में लाने पर जहरीली या हानिकारक पॉइजनस और नॉक्शियस गैसें निकलती हैं। 142।
कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। परंतु सब रेगुलेशन 2, 3 व 4 की कोई भी बात कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने वाले अग्निशामक यंत्र भूमिगत खानों में काम में लाने की मनाही नहीं करती। 5. सभी प्रकार की अग्निशमन और अग्निशमन प्रणालियां जिनमें मशीनों, संयंत्रों व एचईएमएम पर लगी ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन व सेपरेशन प्रणालियां भी सम्मिलित हैं, तथा आग को सील करने एवं भूमिगत भाग में या सरफेस पर फायर फाइटिंग व सेपरेशन सिस्टम, सामग्री व केमिकल, सभी चीफ इंस्पेक्टर द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश से अनुमोदित प्रकार स्टैंडर्ड व बनावट की होंगी। 6. एक सक्षम व्यक्ति हर महीने में कम से कम एक बार आग बुझाने के सब साधन सामान व व्यवस्था की जांच करेगा तथा अग्निशामक यंत्रों को कार्यकर अवस्था में सुनिश्चित करने के लिए जितनी बार भी जरूरी हो, उतनी बार खाली करके फिर भरेगा। ऐसी जांच के समय या अन्यथा जो भी खराबी पाई जाए, उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। 7. सब रेगुलेशन 6 के अधीन की गई प्रत्येक जांच की रिपोर्ट इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखी जाएगी और उस पर जांच करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। रेगुलेशन 140 फायर फाइटिंग व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर फायर फाइटिंग 1. प्रत्येक खान का मालिक, एजेंट और मैनेजर सरफेस पर व भूमिगत भाग में प्रत्येक हॉलेज रास्ते में मुख्य शाफ्ट के नजदीक इनटेक हवा रास्ते में उपयुक्त स्थानों पर पर्याप्त अग्निशमन उपकरणों के साथ फायर स्टेशंस स्थापित करके एक उचित फायर फाइटिंग व्यवस्था बनाएंगे। 2. अग्निशमन उपकरण, पानी सप्लाई की मुख्य लाइनें, वाटर मेन्स, नल, फायर स्टेशन, पंपिंग स्टेशन, वेंटिलेशन सिस्टम, बच निकलने के रास्ते, एस्केप रूट्स के साथ साथ आग बुझाने के लिए उपयोगी अन्य जानकारी को दिखाने वाले फायर फाइटिंग नक्शे, फायर फाइटिंग प्लान्स, पर्याप्त संख्या में बनाए जाएंगे। इन नक्शों की अप टू डेट प्रतियां भूमिगत भाग में व सरफेस पर उचित स्थानों पर उपलब्ध रखी जाएंगी। 3. सभी संयंत्रों, मशीनों व हैवी अर्थ मूविंग मशीनों के ऑपरेटरों सहित पर्याप्त संख्या में व्यक्तियों को अग्निशमन उपकरणों के प्रयोग की और आग बुझाने के कार्य की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन व्यक्तियों को उन सब स्थानों से परिचित कराया जाएगा जहां आग बुझाने के सामान खान में तथा विशेष रूप से उनके कार्यस्थल के नजदीक रखे गए हैं। 4. प्रत्येक खान का मैनेजर, रीजनल इंस्पेक्टर के अनुमोदन से आग की चेतावनी देने, समय पर खान से श्रमिकों को बाहर निकालने तथा फायर फाइटिंग कार्य के संचालन की कार्यविधि, प्रोसीजर वाले स्थायी आदेश, स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाएगा। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियों। 143 रेगुलेशन 141 कार्बन मोनोऑक्साइड जांच के उपकरण, अपैरेटस फॉर टेस्टिंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रत्येक भूमिगत खान में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार के समुचित उपकरण हर समय प्रयोग के लिए उपलब्ध रखे जाएंगे। रेगुलेशन 142 खान में आग रहने पर सावधानियां, प्रिकॉशंस व्हेन अ फायर एग्जिस्ट्स। 1. चीफ इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति के बिना, जिस पर उसमें लिखी शर्तें लागू होंगी, किसी भी ऐसी सीम में किसी व्यक्ति को नियोजित एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। जिस सीम के नीचे की सीम में आग लगी है या स्पॉन्टेनियस हीटिंग स्वतः तपन हो गई है, चाहे वह फायर स्टॉपिंग से सील की गई हो या नहीं, या जिस सीम की वेंटिलेशन प्रणाली किसी अन्य आग लगी हुई सीम की वेंटिलेशन प्रणाली से जुड़ी हुई हो, या जहां सीम के निकास या प्रवेश पथ, आउटलेट्स और ओपनिंग्स किसी ऊपरी सीम में या सरफेस पर किसी राख के ढेर में या स्पॉइल हीप फालतू मिट्टी के ढेर
में या किसी अन्य ढेर में या किसी अन्य जगह सक्रिय आग एक्टिव फायर के 60 मीटर के अंदर पड़ते हैं, या ई किसी अन्य आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग के 60 मीटर के अंदर पड़ते हैं, जिसे तुरंत कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, अथवा जहां सीम से जुड़ा ब्रोकन ग्राउंड उपरोक्त प्रकार की किसी आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग के 60 मीटर के अंदर पड़ता है, या डी जहां आई आग लगी हुई या स्पॉन्टेनियस हीटिंग वाली ऊपरी सीम से, या ई स्पॉइल होप छाई के ढेर अन्य ढेर या अन्य जगह पर लगी सक्रिय आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग वाली सरफेस से, या ई किसी अन्य आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग से जिसे तुरंत कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कड़े पत्थर की पार्टिंग ऑफ हार्ड रॉक 10 m से कम है। 144 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। नोट: ऊपर सी व डी के प्रावधानों को समझने की सुविधा के लिए अलग-अलग तोड़ कर दिया गया है। 2. किसी भी चालू खान में यदि आग की उपस्थिति मालूम हो या यदि आग लगी होने का विश्वास किया जाता हो, तो अ. खान के किसी भाग से या सरफेस के फटे हुए स्ट्राटा से होकर आग लगे क्षेत्र में हवा के आवागमन पैसेज को रोकने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाएंगी, और बी. खान के किसी भाग में जिससे ऐसे किसी गोफ या टूटे स्ट्रेटा को प्रभावी रूप से सील नहीं किया गया है, सब रेगुलेशन अ के अधीन अपेक्षित कार्य के सिवाय कोई अन्य कार्य नहीं किया जाएगा। 3. प्रत्येक कोयला सोम में ओल्ड वर्किंग गोफ या आग अथवा स्पॉन्टेनियस हीटिंग को सील ऑफ करने के लिए बनाई गई स्टॉपिंग यदि विस्फोट के धक्के को रोक सकने वाली नहीं है, आर नॉट केपेबल ऑफ रेजिस्टिंग द फोर्स ऑफ एन एक्सप्लोजन, तो ऐसी स्टॉपिंग के अंदर के वातावरण की हालत एटमॉस्फेरिक कंडीशन जानने के लिए प्रति 30 दिन में एक बार जांच करने की व्यवस्था की जाएगी। 4. भूमिगत भाग में आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अलग आइसोलेट या कंट्रोल करने के लिए अथवा गोफ या ओल्ड वर्किंग को सील करने के लिए बनाई गई प्रत्येक स्टॉपिंग पर नंबर दिया जाएगा और वह पर्याप्त मजबूती की होगी तथा उसे ऐसे मेंटेन किया जाएगा कि उसमें से हवा या गैस लीक न करे। परंतु यदि किसी स्टॉपिंग के पीछे पानी जमा होने की संभावना है, तो उसमें ऐसा पाइप या अन्य साधन लगाया जाएगा कि उसमें से हवा या गैस लीक हुए बिना पानी को निकाला जा सके। 5. सब रेगुलेशन 4 के अनुसार बनाई गई प्रत्येक स्टॉपिंग को व उसे धारण करने वाले पिलरों को हाई प्रेशर गन का इस्तेमाल करके अग्निरोधी या अग्निमंदक सीलेंट, फायर रेजिस्टेंट और फायर रिटार्डेंट सीलेंट से पर्याप्त मोटाई का प्लास्टर किया जाएगा, जो वर्किंग्स में मौजूद क्रैक, गड्ढों, छिद्रों, जॉइंट, स्लिप, फ्रैक्चर व क्लीट, क्रैक्स, कैविटीज, क्रेविस, जॉइंट्स, स्लिप्स, फ्रैक्चर्स एंड क्लीट्स को पूरी तरह से भरकर उस क्षेत्र को पूर्ण रूप से सील कर देगा और उस प्लास्टर को लीक प्रूफ बनाए रखा जाएगा। 6. यदि किसी खान या उसके भाग में सब रेगुलेशन 4 या 5 के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है या रीजनल इंस्पेक्टर की राय में किए गए उपाय अपर्याप्त हैं, तो वह मालिक, एजेंट या मैनेजर को लिखित नोटिस दे सकेगा कि उसके द्वारा निर्धारित समय के अंदर नोटिस में बताए संरक्षात्मक कार्य प्रोटेक्टिव मेजर्स पूरे किए जाएं। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियों। परंतु यदि नोटिस की अपेक्षाओं का पालन नहीं होता है, तो रीजनल इंस्पेक्टर लिखित 145 आदेश ऑर्डर
दे सकेगा कि उस खान या भाग में कोई भी ऐसा व्यक्ति काम पर न लगाया जाए जिसकी उस काम को पूरा करने के लिए जरूरत नहीं है, जब तक कि नोटिस की अपेक्षाओं रिक्वायरमेंट्स का अनुपालन उसके समाधान लायक टू हिज सेटिस्फैक्शन न हो जाए। 7. एक सक्षम व्यक्ति प्रति 7 दिन में कम से कम एक बार भूमिगत भाग में आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अलग करने या कंट्रोल करने के लिए बनाई गई प्रत्येक स्टॉपिंग की जांच करेगा। ऐसी जांच में वह स्टॉपिंग की हालत देखेगा, लीकेज चेक करेगा, गैस की मौजूदगी की जांच करेगा और स्टॉपिंग के बाहर हवा का तापमान व नमी ह्यूमिडिटी नापेगा। 8. सब रेगुलेशन 7 के अधीन निरीक्षण करने वाला सक्षम व्यक्ति प्रत्येक स्टॉपिंग पर उचित स्थिति में लगे चेकबोर्ड पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। ऐसा हस्ताक्षर कम से कम 3 महीने तक वहां रखा जाएगा। प्रत्येक जांच की रिपोर्ट इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखी जाएगी और जांच करने वाला व्यक्ति उस पर तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा। परंतु ऐसी जांच में खराबी मिलने पर वह अविलंब मैनेजर की जानकारी में लाई जाएगी। परंतु यह और कि रीजनल इंस्पेक्टर ऐसा आदेश दे सकेगा कि स्टॉपिंग की जांच उसके द्वारा निर्धारित कम समयांतर पर की जाए। रेगुलेशन 143 डस्ट से सावधानियां प्रिकॉशंस अगेंस्ट डस्ट 1. प्रत्येक खान का मालिक एजेंट या मैनेजर ऐसे आवश्यक कदम उठाएगा जिससे सरफेस पर या भूमिगत भाग में किसी भी कार्यस्थल पर डस्ट बनने में कमी आए। हवा में उड़ने वाली डस्ट को दबाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि श्वसनीय डस्ट रिस्पायरेबल डस्ट का व्यक्तियों पर प्रभाव व्यवहारिक सीमा रीजनेबली प्रैक्टिकेबल लिमिट तक सीमित रहे जो किसी भी हालत में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। 2. इस रेगुलेशन के प्रयोजन के लिए किसी भी कार्यस्थल को व्यक्तियों के काम करने, उसमें से गुजरने या उसमें रहने के लिए हानिकारक हार्मलेस नहीं माना जाएगा यदि पूर्णतया कोलसीम में स्थित कार्यस्थल में या जहां मुक्त श्वसनीय सिलिका 5% से कम है, वहां चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार के इस सैंपलर डस्ट सैंपलर से उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से नियत तरीके से लिए गए हवा के संपेल में वायु ही श्वसनीय डस्ट एयरबॉर्न रिस्पायरेबल डस्ट की मात्रा का 8 घंटे का वेटेड औसत सैंपल ली गई हवा के प्रति क्यूबिक मीटर पर 2 मिलीग्राम स्पर्म ऑफ एयर सैंपल्ड से अधिक हो अथवा अन्य प्रकार के कार्यस्थलों में उपरोक्त प्रकार से लिए गए सैंपल में 8 घंटे का 146 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 वेटेड औसत 10 में मुक्त सिलिका प्रतिशत से भाग देने पर प्राप्त संख्या मिलीग्राम से अधिक हो। 3. प्रत्येक खान का मालिक एजेंट या मैनेजर ये रेगुलेशंस लागू होने के 3 महीने के अंदर और उसके बाद हर महीने में कम से कम एक बार या जब कभी रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश द्वारा चाहे तब उस हर कार्यस्थल पर हवा का सैंपल लेकर उसमें श्वसनीय डस्ट की मात्रा का पता कराएगा जिसमें अविश्वसनीय डस्ट निकलती है। परंतु ऐसे संयंत्र इक्विपमेंट या मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट और मशीनरी के नए चालू किए जाने पर ऑन कमीशनिंग या किसी नए कार्य का अभ्यास चालू किए जाने पर या ऐसे परिवर्तन किए जाने पर जिससे वायु ही एयरबॉर्न श्वसनीय डस्ट के स्तर में खासा सब्सटैंशियल परिवर्तन होने की संभावना हो, ऐसे माप तुरंत करने होंगे। 4. सब रेगुलेशन 3 के अनुसार लिए गए सैंपल जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव है कर्मचारियों के डस्ट प्रभावन डस्ट एक्सपोजर स्तर को सही रूप से दिखाने वाले रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसके लिए सैंपल डस्ट जलन बिंदु पॉइंट ऑफ डस्ट जनरेशन के रिटर्न तरफ रहेगा तथा ऑपरेटर या अन्य वर्कर जिसका प्रभावन उसके समूह में अधिकतम समझा जाए
कि सामान्य काम करने की स्थिति के 1 मीटर के अंदर परंतु उसके पीछे नहीं रहेगा। 5. ऐसी स्टैटिक मॉनिटरिंग स्थिर मॉनिटरिंग या पर्सनल मॉनिटरिंग के आधार पर विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के डस्ट प्रभाव प्रोफाइल जानने के लिए उनमें से चुनिंदा कर्मचारियों जिन पर धूल का प्रभाव उनके समूह का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव माना जा सकता है कि प्रवेश द्वार से प्रवेश द्वार तक वैयक्तिक मॉनिटरिंग पोर्टल टू पोर्टल पर्सनल मॉनिटरिंग की जाएगी। 6. सैंपल इस काम के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा लिए जाएंगे और उन्हीं इक्विपमेंट व साधनों इक्विपमेंट एंड एक्सेसरीज से लिए जाएंगे जिन्हें जांच कर ये देख लिया गया है कि उनका रख रखाव ठीक से किया गया है, वे ठीक कार्यकर हालत में हैं तथा पिछले 1 वर्ष के अंदर उनकी जांच टेस्टिंग कैलिब्रेशन कर लिया गया है। एग्जामिन्ड, टेस्टेड एंड कैलिब्रेटेड। 7. लिए गए सैंपल में विश्वसनीय डस्ट की मात्रा और पूर्ण रूप से कोल सीम में अवस्थित कार्यस्थल को छोड़कर अन्य कार्यस्थल पर लिए गए सैंपल के क्वार्ट्स अंश क्वार्ट्स कंटेंट की मात्रा चीफ इंस्पेक्टर द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित प्रयोगशाला में ज्ञात की जाएगी। 8. वायु ही विश्वसनीय डस्ट की मापों के परिणाम और सभी अन्य संबंधित ब्यौरे सैंपल लेने के 14 दिन के अंदर इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में प्रणालीबद्ध रूप से सिस्टमैटिकली लिखे जाएंगे। उस खाते की हर प्रविष्टि एंट्री पर मैनेजर 24 घंटे के अंदर तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर करेगा। आग, स्टर गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां। 147। 9. जब डस्ट को मॉनिटर करने के परिणामों से मालूम होता है कि किसी स्थान पर डस्ट की मात्रा अनुमत परमिसिबल सीमा से अधिक हो गई है, तो डस्ट निकलने एमिशन को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे और रीजनल इंस्पेक्टर को सूचित किया जाएगा। 10. यदि उसके बाद के महीने में सामान्य रूप से काम चलने वाली नॉर्मल वर्किंग 7 लगातार शिफ्टों में लिए गए 5 क्रमिक सैंपल में विश्वसनीय डस्ट की औसत मात्रा अनुमत सीमा के 1.5 गुने से अधिक पाई जाती है, तो ऐसी अधिक डस्ट उत्पन्न करने वाले ऑपरेशन बंद किए जाएंगे। 11. थे ऑपरेशन फिर तब तक चालू नहीं किए जाएंगे या चलने नहीं दिए जाएंगे जब तक कि धूल के निवारण प्रिवेंशन व दबाने सप्रेशन के लिए सुधार न कर लिए गए हों और ऑपरेशन पुनः शुरू होने के तुरंत बाद लिए गए सैंपल से यह साबित न हो जाए कि सुधारों से डस्ट की मात्रा घटकर अनुमत सीमा से कम हो गई है। परंतु यदि मशीनरी या संयंत्र की इस निवारण और दबाने की युक्ति डिवाइस दक्षतापूर्वक कार्य करने में असफल हो जाए, तो वह मशीनरी या संयंत्र उसी प्रकार बंद कर दिया जाएगा तथा फिर तब तक चालू नहीं किया जाएगा जब तक कि खराबी डिफेक्ट को ठीक नहीं कर लिया जाता है। परंतु यह और कि जहां तकनीकी रूप से विश्वसनीय डस्ट की मात्रा अनुमत सीमा के नीचे रखना संभव नहीं है, वहां या डस्ट निवारण की नई युक्ति को लगाने व चालू करने के दौरान या डस्ट निवारण या दबाने की किसी नई पद्धति को आरंभ करने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान संरक्षण के एक आकस्मिक उपाय कंटिंजेंसी मेजर या गौण उपाय सेकेंडरी मीन्स के रूप में धूल की सीमा का पालन सुदूर संक्रिया रिमोट ऑपरेशन से या जॉब रोटेशन द्वारा किया जा सकेगा। यदि वह भी संभव न हो तो पालन डस्ट रेस्पिरेटर के प्रयोग द्वारा किया जा सकेगा। 12. जिस खान में डस्ट रेस्पिरेटर की जरूरत हो सकती है, उस खान का मालिक एजेंट या मैनेजर संबंधित कर्मचारियों के मुफ्त प्रयोग के लिए डस्ट रेस्पिरेटर समुचित संख्या में मुहैया कराएगा। वह डस्ट रेस्पिरेटर की नियमित सफाई विसंक्रमण डिसइंफेक्शन और दक्षतापूर्ण कार्यकरण एफिशिएंट वर्किंग के लिए
डस्ट रेस्पिरेटर की समुचित फिटिंग के लिए और संबंधित कर्मचारियों को इसकी आवश्यकता व प्रयोग के सही तरीके के बारे में पूरी ट्रेनिंग का व्यवस्था भी करेगा। 13. डस्ट बनने व जमा होने और वायु ही डस्ट के प्रसार को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। इस्ट बनने की जगह के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक उसे द जाएगा। 148 व्हील 2017। बी. सरफेस पर या भूमिगत भाग में पत्थर में होल करने के दौरान ठीक तरह जाए हुए, धार किए हुए और सही आकार वाले ड्रिल बिट का प्रयोग करके बिट पर उचित प्रेशर डालकर और बिट से मलमा हटाने का इंतजाम करके डस्ट का बनना कम किया जाएगा। प्राकृतिक रूप से भीगी जमीन नेचुरली वेट ग्राउंड को छोड़कर बाकी जगह पानी की धारा जेट बिट की धार कटिंग एज पर गिराई जाएगी ताकि मलमा गीला रहे या डस्ट को हवा में उड़ने से रोकने के लिए चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार की उतनी ही प्रभावी अन्य युक्ति इक्वली एफिशिएंट डिवाइस की व्यवस्था की जाएगी और ड्रिलिंग या बोरिंग के दौरान उसे बराबर चालू रखा जाएगा। जहां कंप्रेस्ड एयर से ड्रिलिंग की जाती है वहां ड्रिल में कंप्रेस्ड हवा भेजने से पहले पानी चालू किया जाएगा, परंतु जहां हाथ से मैन्युअली होल किया जाता है वहां ड्रिलिंग के समय होल को लगातार गीला रखना पर्याप्त होगा। सरफेस पर या भूमिगत भाग में प्रत्येक रोड जहां मोबाइल चलंत खनन मशीनरी मोबाइल माइनिंग इक्विपमेंट चलती हो उसे नियमित रूप से गीला रखा जाएगा या किसी अन्य उतने ही प्रभावी पदार्थ से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा ताकि इसका हवा में उड़ना कम से कम किया जा सके। कोयले का स्क्रीनिंग प्लांट या छांटने बाई करने का कोई संयंत्र प्लांट फॉर सॉर्टिंग ऑफ कोल तथा जहां व्यवहारिक हो छाई सिंडर सीमेंट बालू मोर्टार मसाला मोटर या अन्य सूखे व बारीक माल का कोई ढेर किसी डाउनकास्ट शाफ्ट या इनटेक हवा रास्ते के 80 मीटर के भीतर नहीं रखा जाएगा और नहीं ऐसा माल इस प्रकार हैंडल किया जाएगा कि वह हवा में उड़े और ऐसे शाफ्ट या हवा रास्ते में खींचकर चला जाए। प्रत्येक भूमिगत खान में एक ऐसी किसी मशीनरी या संयंत्र को जिससे अनुमत सीमा से अधिक डस्ट निकलने की संभावना है तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि वह समुचित डस्ट निवारक और डस्ट दबाने की युक्ति डिवाइस आग डस्ट गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां 149 से सुसज्जित न हो जो मशीन के लीवर या स्विच से इंटरलॉक हो और जब तक ऐसी युक्ति कारगर ढंग से काम न कर रही हो। प्रत्येक यांत्रिक कोल कटर मैकेनिकल कोल कटर पर पिक्स छुरियों की डिजाइन व्यवस्था माल व हालत ऐसी होगी कि डस्ट का बनना कम से कम हो और ऐसा कोल कटर तब तक चालू नहीं किया जाएगा जब तक उचित वाटर स्प्रे या जेट उसके कटिंग किनारों पर गिरकर बने हुए मल में कटिंग्स को बनने के साथ साथ गीला न करे। प्रत्येक चालू आयतन वर्किंग फेस तथा उसके 60 मीटर के भीतर प्रत्येक रोड या हवा रास्ते की तलसी चाल व कांथी जब तक पूरी तरह प्राकृतिक रूप से गीली नेचुरली वेट न हो डस्ट जमा होने से रोकने के लिए नियमित रूप से धुलाई की जाएगी रेगुलरली वॉश्ड और उन्हें काम की शिफ्टों के दौरान गीला रखा जाएगा। किसी मशीनरी या ऑपरेशन से निकलने वाली डस्ट को हटाने के लिए टू क्लियर अवे तथा हवा में डस्ट की मात्रा को अनुमत सीमा से नीचे रखने के लिए सामान्य वेंटिलेशन जनरल वेंटिलेशन प्रणाली द्वारा और यदि जरूरी हो तो स्थानीय वेंटिलेशन लोकल वेंटिलेशन द्वारा पर्याप्त वायु प्रवाह एयर करंट बनाए रखा जाएगा जिससे कि जहां तक व्यवहार्य हो as far as practicable
किसी रास्ते या कार्यस्थल पर हवा की गति ऐसी न हो कि वातावरण में डस्ट उड़ाकर रखे। वी ब्लास्टिंग के बाद कार्यस्थल में कोई व्यक्ति तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक वायु प्रवाह द्वारा डस्ट, धुएं और गंधमय धुएं, फ्यूम्स के साफ हो जाने के लिए पर्याप्त समय न बीत गया हो, तथा टूटा हुआ माल तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे पानी द्वारा पूरी तरह से गीला न कर दिया गया हो। वी कोयले की धुलाई, ट्रांसपोर्ट के लिए काम आने वाले वाहन, टब और कन्वेयर व्हीकल्स, टब्स एंड कन्वेयर्स को अच्छी हालत में रखा जाएगा जिससे कि कोयले का छिटकना, स्पिलेज या लीकेज कम हो सके। शूट सर्पिक कन्वेयर, स्पाइरल कन्वेयर्स, बिन्स, टिपलर्स, कन्वेयर डिस्चार्ज पॉइंट। 150 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। कन्वेयर डिस्चार्ज पॉइंट्स और स्किप लोडिंग व अनलोडिंग व्यवस्था, स्किप लोडिंग एंड अनलोडिंग इंस्टॉलेशंस का इस प्रकार नियंत्रण किया जाएगा कि डस्ट का बनना न्यूनतम रहे। यदि वह माल पूरी तरह गीला नहीं है या डस्ट दबाने की अन्य कारगर युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है तो उस माल को पूरी तरह गीला किया जाएगा। लागू वी जब तक कि विशेष कठिनाइयों के कारण रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा लिखित रूप में छूट नहीं दी जाती, जिस पर उसमें लिखी शर्तें होंगी, पाइपों में पानी पर्याप्त मात्रा में व पर्याप्त प्रेशर पर किसी अन्य प्रणाली से अलग रखा जाएगा और उसी हालत में कार्य कर रखा जाएगा ताकि डस्ट को अधिकतम कारगर रूप से दबाकर रखा जा सके। एफ कोयले को तोड़ने, पीसने, विघटित करने, तराशने, छांटने, ग्राइंडिंग करने, छानने या सीविंग करने, क्रशिंग, ब्रेकिंग, डिसइंटीग्रेटिंग, ड्रेसिंग, सॉर्टिंग, ग्राइंडिंग, स्क्रीनिंग और सीविंग की किसी क्रिया को उससे संबंधित किसी अन्य क्रिया को किसी खान में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि दक्षतापूर्वक पानी देने के या डस्ट नियंत्रण के अन्य उचित का प्रभावी उपाय जैसे कि अलग करना, घेरना, हवा खींचने वाला वेंटिलेशन और डस्ट संग्रह करना आदि डिजाइन किए, लगाए, मेंटेन किए व उपयोग में न लाए गए हों। जी भूमिगत भाग में एग्जॉस्ट हवा, एग्जॉस्टेड एयर को, जिसमें अनुमत मात्रा से अधिक डस्ट हो, कार्यस्थलों में फिर भेजने, रिसर्क्यूलेशन से पूर्व कारगर रूप से हल्का, डाइल्यूट किया जाएगा और यदि जरूरी हो तो फिल्टर किया जाएगा ताकि उसमें श्वसनीय डस्ट की मात्रा कार्यस्थल पर सर्कुलेट करने से पूर्व अनुमत मात्रा के 10% से नीचे रहे। एच किसी मशीनरी, संयंत्र या प्रक्रिया, मशीनरी, इक्विपमेंट और प्रोसेस द्वारा डस्ट बनना रोकने व उसे दबाने के लिए तथा एग्जॉस्ट हवा को फिल्टर करने के लिए प्रयुक्त प्रत्येक युक्ति का निरीक्षण और प्रत्येक डस्ट रेस्पिरेटर का निरीक्षण प्रति 7 दिन में कम से कम एक बार किया जाएगा और प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार पूरी परीक्षा व जांच की जाएगी। ऐसे प्रत्येक निरीक्षण, परीक्षा व जांच के परिणाम खंड जी के अंतर्गत रखे रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। 14 प्रत्येक ऐसी खान का मैनेजर जहां वायु ही एयरबॉर्न डस्ट बनती है, एक स्कीम बनाएगा और कार्यान्वित करेगा जिसमें निम्नलिखित बातों का समावेश होगा। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां। 151 सैंपल लेने की जगह, आवृत्ति, समय, अवधि, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग, ड्यूरेशन और सैंपल लेने की पद्धति। बी सैंपल लेने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण और उपसाधन, इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्सेसरीज। सी प्रयोगशाला जिसमें श्वसनीय डस्ट व सिलिका की मात्रा मालूम की जाएगी। डी फार्म जिसमें डस्ट माप के रिजल्ट व अन्य विवरण रखे जाएंगे। ए
डस्ट मॉनिटर करने तथा डस्ट निवारण व डस्ट दमन संबंधी उपायों और इस रेस्पिरेटर की जांच व रखरखाव के लिए व्यक्तियों की व्यवस्था या संगठन। F. डस्ट नियंत्रण के उपाय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उसके काम से पूरी तरह परिचित कराने का तरीका। 15. जहां विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं, वहां रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश देकर उसमें वर्णित शर्तों पर सब रेगुलेशन 14 के प्रावधानों से भिन्न प्रकार की मैनेजर की स्कीम बनाने की इजाजत दे सकेगा या अपेक्षा कर सकेगा। 16. यदि इस रेगुलेशन में दी गई किसी बात के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो उस मामले को निर्णय के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। रेगुलेशन 144 डस्ट नियंत्रण के उपाय करना, एग्जीक्यूशन ऑफ मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। 1. भूमिगत वर्किंग वाली प्रत्येक खान में कम से कम 2000:1 के पैमाने का एक डस्ट प्लान, नक्शा डस्ट प्लान, रखा जाएगा। उसमें विशेष रंग, कोड लेटर, सांकेतिक अक्षर व कोड नंबर, संख्या द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र साफ साफ दिखाए जाएंगे। अ. वे भाग जो प्राकृतिक रूप से भीगे, नेचुरली वेट, हैं। बी. वे भाग जिनमें पानी छींटने की जरूरत है। ऐसे भागों में पानी के लिए बिछाई गई पाइपलाइन की स्थिति दिखाई जाएगी। सी. वे भाग जहां 24 घंटे, 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन या 3 महीने या अन्य निर्धारित समयांतर पर अज्वलनशील डस्ट छींटना है। खंड सी में निर्दिष्ट समयांतर उन भागों से नियमित रूप से इकट्ठे किए गए डस्ट सैंपल जांचफल के आधार पर तय किया जाएगा। 2. भूमिगत भागों में उचित प्रकार के नोटिस बोर्ड टांगकर या अन्य उपयुक्त साधनों द्वारा सब रेगुलेशन 1 में बताए क्षेत्र अलग अलग दिखाए जाएंगे। 3. खान के ऐसे प्रत्येक भाग में जो प्राकृतिक रूप से पुनर्तः गीला नहीं है या जो स्कैन्ड बाय कैम्स का कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 152 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग से अलग नहीं किया गया है, उसमें निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। अ. बारीक ज्वलनशील डस्ट, इनकम्बस्टेबल डस्ट, ऐसे तरीके से व ऐसे समयांतर पर छींटी जाएगी कि तल्ली, चाल, कांथी, सपोर्ट व अन्य स्ट्रक्चर पर ऐसी कोल सीम की दशा में जिसमें वाष्पशील पदार्थ, शुष्क व राख रहित आधार पर वॉलेटाइल मैटर ऑन ड्राई ऐश फ्री बेसिस 30% से कम है। अज्वलनशील पदार्थ किसी भी समय 75% से कम नहीं होगा, और ऐसी कोल सीम की दशा में जिसमें वाष्पशील पदार्थ 30% से अधिक है, अज्वलनशील पदार्थ 85% से कम नहीं होगा। अथवा बी. पानी इस प्रकार और ऐसे समयांतर पर छींटा जाएगा कि तल्ली, चाल, कांथी, सपोर्ट व स्ट्रक्चर पर हर समय डस्ट में उसके वजन का कम से कम 30% भाग पानी पूरी तरह मिला हुआ रहे। अथवा सी. रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा लिखित आदेश में दिए गए तरीके से डस्ट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। 4. सब रेगुलेशन 3 के पालन के लिए प्रयोग की गई अज्वलनशील डस्ट ऐसी होगी कि उसमें मुक्त सिलिका, फ्री सिलिका 5% से अधिक न हो। बी. इतनी बारीक और ऐसे गुण की होगी कि वह वायु में आसानी से बिखरने योग्य, डिस्पर्सिबल, हो। डस्ट इस प्रकार की होगी कि ऐसी जगहों में काम में लाने पर, जहां स्तरों से पानी नहीं निकलता, वह पानी सोखकर ढेला नहीं बनती, डज नॉट केक, बल्कि मुंह से या अन्य साधन से फूंक मारने पर हवा में उड़ जाती है। सी. यथासंभव हल्के रंग की होगी। 5. ऐसी अज्वलनशील डस्ट की जांच हर 3 महीने में कम से कम एक बार की जाएगी,
और यदि ऐसी जांच से मालूम हो कि डस्ट में ऊपर लिखे गुण नहीं हैं, तो ऐसी डस्ट को काम में लाना बंद कर दिया जाएगा। परंतु यदि डस्ट की सप्लाई किसी नियमित स्रोत रेगुलर सोर्स से नहीं होती है, तो डस्ट की हर सप्लाई में ऐसी जांच की जाएगी जाता है। 6. यदि किसी स्थान या खान के भाग का अज्वलनशील डस्ट से ट्रीटमेंट किया। अज्वलनशील डस्ट छींटने से पहले, जहां तक व्यवहारिक रूप से संभव हो, चाल, कांधी, तल्ली, खूंटे, कांग, जात्री, ब्रटिस पर्दे या अन्य सामान या जगह से जिस पर कोल डस्ट जमा हो सकती है, सब कोल डस्ट साफ कर दी। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां। 153 जाएगी और ऐसी इकट्ठी की गई इस 24 घंटे के अंदर सरफेस पर निकाल दी जाएगी। बी. उपरोक्त सामान व स्थानों पर अज्वलनशील डस्ट पर्याप्त मात्रा में और ऐसे समयांतर पर छींटी जाएगी कि इस सब रेगुलेशन का ठीक पालन हो। सी. कोल डस्ट की सफाई और अज्वलनशील डस्ट छींटने का काम हवा के बहाव की दिशा में किया जाएगा। डी. अज्वलनशील डस्ट का पर्याप्त स्टॉक खान में उपयुक्त जगहों पर सहज उपलब्ध रखा जाएगा और खान के भूमिगत भाग में अज्वलनशील डस्ट की सप्लाई में कोई कमी होने पर उसकी सूचना तुरंत मैनेजर को दी जाएगी। ए. विभिन्न जगहों पर थाक की गई अज्वलनशील डस्ट अथवा डस्ट बैरियर या पैन्स में रखी अज्वलनशील डस्ट तभी बदल दी जाएगी जब वह आसानी से उड़ने लायक न रहे। अज्वलनशील डस्ट के ऊपर कोल डस्ट की परत जमा होने से ऐसी कोल डस्ट वहां से हटा दी जाएगी। 7. किस क्षेत्र से कोल डस्ट इकट्ठी की गई, किस क्षेत्र में कितनी अज्वलनशील डस्ट छींटी गई या पानी छींटा गया, इसका प्रतिदिन का रिकॉर्ड इस काम के लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में दर्ज किया जाएगा। इस खाते में लिखे प्रत्येक विवरण पर डस्ट इंचार्ज तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा और उस पर मैनेजर या वेंटिलेशन ऑफिसर तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर करेगा। 8. डस्ट नियंत्रण के उपरोक्त उपाय किसी ऐसे व्यक्ति को निगरानी में किए जाएंगे जो मैनेजर या ओवरमैन सर्टिफिकेट प्राप्त है या जिसके पास केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा दिया गया माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग का डिप्लोमा या डिग्री है। ऐसे व्यक्ति को डस्ट इंचार्ज कहा जाएगा। 9. डस्ट इंचार्ज को रेगुलेशन 145 में दिया गया डस्ट सैंपलिंग संबंधी कोई काम नहीं जाएगा, नहीं रीजनल इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना अन्य काम सौंपा जाएगा। परंतु 5000 टन प्रति माह से कम उत्पादन वाली खान में इस रेगुलेशन के अनुसार नियुक्त सौंपा किया गया डस्ट इंचार्ज रेगुलेशन 145 के अनुसार सैंपलिंग इंचार्ज के रूप में काम कर सकेगा। 10. डस्ट इंचार्ज ये भी सुनिश्चित करेगा कि खान का प्रत्येक भाग जिसमें इस रेगुलेशन के अनुसार पानी का छिड़काव होना चाहिए, शॉर्ट फायरिंग से तुरंत पहले और काम के घंटों में समय समय पर पूर्ण रूप से भींगा हुआ रहे या उसमें पानी इस प्रकार छिड़का हुआ हो कि सब रेगुलेशन 3B का पूर्ण रूप से पालन हो। 154 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 बी. खान का ऐसा प्रत्येक भाग जिसमें इस रेगुलेशन के अनुसार अज्वलनशील डस्ट छींटी जाती है, इस प्रकार छींटी जाए कि सब रेगुलेशन 3 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन हो। सी. उपरोक्त रूप से पानी या अज्वलनशील डस्ट डालने के लिए की गई व्यवस्थाएं अच्छी दशा में बनाए रखी जाएं। रेगुलेशन 145 डस्ट नियंत्रण के उपायों की जांच, चेक ऑन मेजर्स फॉर डस्ट कंट्रोल। 1. रेगुलेशन 143 व 144 के अनुसार कोल डस्ट का ट्रीटमेंट, उपचार,
पर्याप्त रूप से किया जाए। इस बात पर नज़र रखने के लिए खान की डस्ट के नियमित सैंपल इस रेगुलेशन में दिए तरीके व समयांतर से इकट्ठे किए जाएंगे, जांचे जाएंगे, टेस्टेड व उनका विश्लेषण एनालिसिस किया जाएगा। 2. आखिरी आयतन के 200 मीटर के अंदर स्थित प्रत्येक रिटर्न हवा रास्ता तथा प्रत्येक हॉलेज, ट्रामिंग या कन्वेयर रास्ता जो प्राकृतिक रूप से पानी से भीगा हुआ नेचुरली वेट नहीं है, जोन में इस प्रकार बांटा जाएगा कि जोन 150 मीटर से लंबे न हों, परंतु जहां खान के कुछ भागों में पानी और कुछ में ज्वलनशील डस्ट छींटा जाता है, वहां जोन इस प्रकार बनाए जाएंगे कि किसी भी जोन में कोल्डेस्ट ट्रीटमेंट का एक ही तरीका अपनाया जाए। 3. सब रेगुलेशन 2 के अधीन बनाए गए प्रत्येक जोन को 3 समान सेक्शन भाग में बांटा जाएगा, जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 50 m से अधिक नहीं होगी। 4. सब रेगुलेशन 2 के अधीन बनाए गए जोन को अलग अलग नंबर दिया जाएगा और सब रेगुलेशन 3 के अधीन बनाए गए प्रत्येक सेक्शन सब जोन को A, B, C आदि कोड लेटर द्वारा क्रमबद्ध रूप से सिस्टमैटिकली चिन्हित किया जाएगा। 5. सभी जोन एवं सेक्शन को उनके नंबर व कोड लेटर के साथ कम से कम 2001 के पैमाने पर बनाए गए नक्शे पर स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा, जिसे इसके बाद सैंपलिंग प्लान कहा जाएगा। सैंपलिंग प्लान में खान के प्राकृतिक रूप से भीगे भाग स्पष्ट रूप से दिखाए जाएंगे। 6. खान के भूमिगत भागों में नोटिस बोर्ड टांगकर या किसी अन्य उपाय से प्रत्येक जोन और सेक्शन को साफ साफ दिखाया जाएगा। 7. हर 30 दिन में प्रत्येक जोन से रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधिक सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न सेक्शन 2, B, C से सैंपल क्रमानुसार इस प्रकार लिए जाएंगे कि प्रत्येक 30 दिन के अंदर सभी सैंपल या तो सेक्शन से लिए जाएंगे या सेक्शन B या सेक्शन C से। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियों 155। 8. सब रेगुलेशन 7 में निर्दिष्ट सैंपल लिस्ट की सफाई एवं डस्ट ट्रीटमेंट करने के कार्य का ध्यान रखे बिना एक प्रणालीबद्ध क्रम से लिए जाएंगे, परंतु किसी जोन, सेक्शन या उसके किसी भाग में सफाई या डस्ट ट्रीटमेंट करने के काम के 24 घंटे के अंदर उस स्थान से सैंपल नहीं लिए जाएंगे। 1. यदि किसी भी जोन के सैंपल से मालूम होता है कि रेगुलेशन 147(3) के कानूनों का पालन नहीं हो रहा है, तो उस पूरे जोन में सफाई करने एवं डस्ट ट्रीटमेंट करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएंगे ताकि उन कानूनों का पालन हो जाए। 10. प्रत्येक ट्रैवलिंग रास्ते व सब रेगुलेशन 2 में वर्णित रास्तों को छोड़कर अन्य सभी हवा रास्तों में सैंपल ऐसे प्रणालीबद्ध क्रम से व ऐसे समयांतर पर लिए जाएंगे कि रेगुलेशन 144(5) के अनुसार ट्रीटमेंट करने की व्यवस्था पर ठीक नज़र रखी जा सके। ये समयांतर 3 महीने से अधिक नहीं होगा। 11. डस्ट के सैंपल चाल, कांथी व तल्ली से लिए जाएंगे। चाल व कांथी में अधिक से स्टॉर्म गहराई करके तथा तल्ली में अधिक से अधिक 10 मिलीमीटर गहराई से सैंपल लिए जाएंगे। 12. जिस जोन में ज्वलनशील डस्ट छोटी जाती है, उसमें स्ट्रिप सैंपलिंग पट्टी वाले तरीके से सैंपल लिए जाएंगे। स्ट्रिप यथासंभव समान चौड़ाई के होंगे, वे 10 सेंटीमीटर से कम चौड़े नहीं होंगे और समान अंतर यूनिफॉर्म इंटरवल पर होंगे, परंतु 5 m से अधिक दूर में नहीं होंगे। 13. जिस जोन में पानी छींटा जाता है, उसमें स्पॉट सैंपलिंग के तरीके से सैंपल लिए जाएंगे।
रास्ते की प्रति मीटर लंबाई के लिए एक स्पॉट सैंपल लिया जाएगा और सैंपल यथासंभव समान अंतर पर टेढ़े मेढ़े रास्ते जिगजैग पाथ से इकट्ठे किए जाएंगे। 14. सैंपल लेते समय रास्ते से जुड़ी क्रॉस गैलरीज में भी वेंटिलेशन स्टॉपिंग तक सैंपलिंग पट्टियां बढ़ाई जाएंगी या स्पॉट सैंपल लिए जाएंगे। 15. प्रत्येक सैंपल को अच्छी तरह मिलाया जाएगा और फिर चौथाई हिस्से को लेते हुए बाय क्वार्टरिंग उसकी मात्रा घटाई जाएगी, परंतु सैंपल 30 ग्राम से कम नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बनाए गए प्रत्येक सैंपल को वाटरप्रूफ डिब्बे में बंद करके उस पर उपयुक्त लेबल या चिन्ह लगाया जाएगा। 16. सैंपल लेने का काम ऐसे सक्षम व्यक्ति की निगरानी में किया जाएगा जो मैनेजर या ओवरमैन का सर्टिफिकेट प्राप्त है अथवा इस संबंध में किसी अनुमोदित विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान से माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किए हुए है। यह व्यक्ति सैंपलिंग इंचार्ज कहलाएगा और रीजनल इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उस व्यक्ति को कोई अन्य काम नहीं सौंपा जाएगा। 156 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। 17. प्रत्येक सैंपल लेने के 7 दिन के अंदर उसे विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा और ऐसे विश्लेषण का जांचफल मिलने के तुरंत बाद वह इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिख दिया जाएगा। ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट पर सैंपलिंग इंचार्ज तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा और उस पर मैनेजर तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर करेगा। स्पष्टीकरण: खान में किसी भी जगह को प्राकृतिक रूप से भींगा हुआ नेचुरली वेट तभी माना जाएगा यदि किसी भी समय चाल, कांथी व तल्ली से तथा उस जगह अन्य वस्तुओं पर इकट्ठा डस्ट के मिश्रण में पानी का भाग सदा 30% वजन के अनुसार से कम न हो। रेगुलेशन 146 स्टोन डस्ट बैरियर्स 1. दूसरी या तीसरी डिग्री को प्रत्येक गैसी खान में व पहली डिग्री के ऐसे डेवलपमेंट वर्किंग में जिसमें खतरनाक मात्रा में ज्वलनशील गैस मिलने की संभावना हो, प्रज्वलन इग्निशन या विस्फोट एक्सप्लोजन को खान के एक भाग से दूसरे भाग में फैलने से रोकने के लिए स्टोन डस्ट बैरियर बनाकर अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएंगी। 2. ऐसा प्रत्येक स्टोन डस्ट बैरियर चीफ इंस्पेक्टर द्वारा साधारण या विशेष आदेश में बताए गए प्रकार का होगा और उस आदेश में लिखे अनुसार उसे कार्यकर हालत में रखा जाएगा, परंतु चीफ इंस्पेक्टर किसी भी खान या उसके भाग में स्टोन डस्ट बैरियर के बदले में अन्य उपाय ऑल्टरनेटिव प्रिकॉशनरी मेजर्स करने की अनुमति दे सकेगा। 3. पहली डिग्री की गैसी सीम के किसी भी भाग में सब रेगुलेशन 1 के अनुसार स्टोन डस्ट बैरियर या अन्य विकल्पी ऑल्टरनेटिव उपाय के बारे में कोई संदेह होता है तो उसे निर्णय के लिए चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजा जाएगा। रेगुलेशन 147 खान में गैस फूट निकलने के संबंध में सावधानियां प्रिकॉशंस अगेंस्ट eruption ऑफ गैस। यदि कोई आयतन किसी गोफ या ऐसे अप्रयुक्त आयतनों डिसयूज्ड वर्किंग्स के 30 मीटर के अंदर पहुंच जाए जिनमें ज्वलनशील गैस या हानिकारक गैस मौजूद है या हो सकती हैं, तो उस आयतन के आगे आगे कम से कम एक बोरहोल एडवांस होल अगुआ होल ऐसा रखा जाएगा जिसकी लंबाई 1.5 मीटर से कम न हो। ये बोरहोल एक सक्षम व्यक्ति की निगरानी में लगाया जाएगा और ऐसे आयतन में सेफ्टी लैंप या टॉर्च को छोड़कर कोई अन्य लैंप या लाइट काम में नहीं ली जाएगी। रेगुलेशन 148 रिकवरी और जांच पड़ताल का काम रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। 1. खान में ज्वलनशील गैस या कोल डस्ट का विस्फोट होने के बाद खान में केवल उन्हीं लोगों को जाने दिया जाएगा जिन्हें मैनेजर अथवा सरफेस पर मौजूद मुख्य पदाधिकारी प्रिंसिपल ऑफिशियल ने खान में जाने का ऑथराइजेशन दिया है।
आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां। 157। 2. यदि खान या उसके किसी ऐसे भाग को पुनः खोलने रीओपनिंग का इरादा किया जाता है जिसे आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग पर काबू पाने के लिए अलग आइसोलेट किया गया है या सील किया गया है या पानी भरकर डुबाया गया है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर ऐसा काम शुरू करने के कम से कम 30 दिन पहले इस प्रस्ताव की लिखित सूचना रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को देगा। 3. यदि किसी ऐसी भूमिगत खान या भाग की जांच पड़ताल एक्सप्लोरेशन करने का इरादा किया जाता है जिसमें वातावरण अविश्वसनीय होने की संभावना है, तो सब कार्य रेस्क्यू कवर में अंडर रेस्क्यू कवर ही किया जाएगा। बी. ऐसा कार्य करने के लिए 3 से कम व्यक्तियों के दल को अनुमति नहीं दी जाएगी। सी. ऐसा प्रत्येक दल चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अनुमोदित प्रकार का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जांच का साधन और एक फ्लेम सेफ्टी लॉब भी साथ ले जाएगा। रेगुलेशन 149। सरफेस के पानी से खतरा डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर। 1. जहां कोई खान या उसका भाग इस प्रकार स्थित हो कि सरफेस से पानी खान में या उसके भाग में वेग से घुसने इनरश का खतरा हो, तो उससे बचाव के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा। ऐसे उपाय पर्याप्त हैं कि नहीं, इसके बारे में कोई संदेह हो, तो उसका निर्णय चीफ इंस्पेक्टर करेगा और वह निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। 2. चीफ इंस्पेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति की अवस्था को छोड़कर, जिस पर उसमें लिखी शर्तें लागू होंगी, अन्य सभी अवस्थाओं में सब रेगुलेशन 1 के प्रावधानों को मानते हुए खान का प्रत्येक प्रवेश द्वार एंट्रेंस ऐसे डिजाइन से बनाया जाएगा व ठीक रखा जाएगा कि उसका निम्नतम बिंदु लोएस्ट पॉइंट, अर्थात वह बिंदु जहां से सरफेस पर चढ़ती हुई जलराशि खान में प्रवेश कर सकती है, उस जगह के हाईएस्ट फ्लड लेवल उच्चतम बाढ़ तल से 1.5 मीटर से कम ऊंचा न हो। 3. प्रत्येक वर्ष बरसात के दौरान खान की सरफेस पर बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर कांस्टेंट वॉच रखी जाएगी और यदि किसी भी समय पानी का स्तर वाटर लेवल पहले रिकॉर्ड किए उच्चतम बाढ़ स्तर हाईएस्ट फ्लड लेवल का पार करता है, तो ऐसे स्तर को पानी के किनारों पर स्थायी खंभों से चिन्हित किया जाएगा और वास्तविक एक्चुअल सर्वे करके नए उच्चतम बाढ़ स्तर HFL को नक्शों पर तारीख के साथ रिकॉर्ड किया जाएगा। परंतु उच्चतम बाढ़ स्तर की इंटरपोलेशन अंतर्गणन से प्लॉट नहीं किया जाएगा। 158 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। 4. यदि नदियों या जल मार्गों वाटर कोर्सेज पर अपस्ट्रीम प्रवाह के प्रतिकूल साइड में डैम दम बांध या जलाशयों रिजर्वॉयर्स का निर्माण किया गया है, तो डैम से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा जिससे खान की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और समय का पता लगाने के लिए उचित अधिकारियों के बीच संचार कम्युनिकेशन स्थापित करने का इंतजाम किया जाएगा, और जब अपस्ट्रीम साइड में जल स्तर बढ़ने लगे तो भी उसी प्रकार का संचार स्थापित करने का इंतजाम किया जाएगा। 5. उस प्रत्येक खान में जिसे सरफेस के पानी से खतरा हो सकता है, सरफेस पर उचित स्थानों पर HFL उच्चतम बाढ़ स्तर और उससे 1.2 मीटर या रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा बताए नाप नीचे डेंजर लेवल स्थायी रूप से अंकित मार्क किया जाएगा। जब कभी पानी का स्तर डेंजर लेवल की ओर उठने लगे, तो सभी लोगों को पर्याप्त समय रहते हुए खान से बाहर निकाल लिया जाएगा और इस हेतु खान के सभी भागों में त्वरित संपर्क क्विक कम्युनिकेशन के प्रभावी सिस्टम की व्यवस्था रखी जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा।
6. चीफ इंस्पेक्टर की लिखित अनुमति के बिना, जिस पर उसमें लिखी शर्तें लागू होंगी। निम्नलिखित स्थानों के नीचे कोई भी आयतन नहीं चलाया जाएगा। अ. नदी, नहर, झील, टैंक या सरफेस पर अन्य जगह जहां पानी भरा है, अथवा बी. नदी या नहर के किसी किनारे से या झील, टैंक या सरफेस जलाशय की सीमा के 15 m क्षैतिज दूरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अंदर कोई भी जगह। 7. सब रेगुलेशन 6 के अधीन अनुमति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे निक्लेव सेक्शन की 2 प्रतियां दी जाएंगी जिनमें आयतनों को मौजूदा स्थिति, आयतन आगे चलाने का प्रस्तावित लेआउट, प्रपोज्ड लेआउट, सरफेस से आयतनों की गहराई, आसपास की प्रत्येक सीम की गोव्स की सीमा व गहराई, सब फॉल्ट, डाइक व अन्य भूविक्षोभ, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की स्थिति और वे अन्य विवरण दिखाए जाएंगे जिनका प्रभाव खान या उसमें काम करने वाले लोगों की सुरक्षा पर पड़ सकता है। स्पष्टीकरण: यदि नदी, नहर, झील, टैंक या पानी की अन्य जगह में बालू या जलोढ़ मिट्टी, अलूवियम हो, तो आवर्तनों की सरफेस से गहराई ऐसी बालू या मिट्टी के नीचे को कड़ी जमीन, हार्ड ग्राउंड से आंकी जाएगी। 8. राब रेगुलेशन 6 के अनुसार चलाई गई विकिंग्स को भूमिगत भाग में स्पष्ट रूप से सीमांकित डिमार्केट किया जाएगा। 9. बरसात के मौसम में प्रति 14 दिन में कम से कम एक बार और वर्ष के बाकी समय में प्रति 30 दिन में कम से कम एक बार एक सक्षम व्यक्ति सब रेगुलेशन 1, 2, 3, 4 व 5 के अनुसार किए गए प्रत्येक सुरक्षात्मक उपाय प्रोटेक्टिव मेजर की जांच। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां 159 करके देखेगा कि वे मजबूत अवस्था में हैं कि नहीं, चाहे वे प्रयुक्त होते हों या नहीं। ऐसी प्रत्येक जांच की रिपोर्ट इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखी जाएगी। उस पर जांच करने वाला व्यक्ति तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा तथा मैनेजर तारीख सहित प्रति हस्ताक्षर करेगा। 10. उपरोक्त सुरक्षात्मक उपाय और खनन स्थलों को मैनेजर प्रत्येक तिमाही क्वार्टर में कम से कम एक बार व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जांच करेगा। रेगुलेशन 150 खान के अंदर की बाढ़ से खतरा, डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन 1. प्रत्येक खान में उसी खान के खनन स्थलों से या बगल की खान के खनन स्थलों से पानी या अन्य द्रव पदार्थ या गीला होने पर बहने वाले माल के अचानक फूट निकलने अरप्शन को रोकने के लिए तथा जांच पड़ताल प्रोब के लिए या पानी या अन्य द्रव पदार्थ को निकालने के लिए फॉर रिलीज ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर और अदर लिक्विड मैटर बोरिंग करते समय दुर्घटना को रोकने के लिए उचित उपाय किए जाएंगे। 2. यदि किसी खान में निम्नलिखित में से किसी जगह काम किया जा रहा हो, तो उसकी स्थिति, विस्तार व गहराई सहित सब जानकारियां प्राप्त की जाएंगी और रिकॉर्ड की जाएंगी तथा विकी की एक ऐसी स्कीम बनाई जाएगी व कार्यान्वित की जाएगी कि खान में पानी या अन्य द्रव पदार्थ या गीला होने पर बहने वाले माल के फूट निकलने अरप्शन को रोका जा सके। किसी सीम या सेक्शन में जो किसी अन्य सीम या सेक्शन के नीचे स्थित है। किसी सीम या सेक्शन में ऐसे स्थान पर जो नीचे की सीम या सेक्शन के किसी भी स्थान से निम्नतर लोअर लेवल पर है। किसी सीम में ऐसे स्थान पर जो ऐसी ऊपरी सीम या सेक्शन से गुजरने वाले फॉल्ट की ओर बढ़ रहा है अप्रोचिंग, जिसमें पानी या अन्य द्रव पदार्थ या गीला होने पर बहने वाला माल जमा है या जमा होने की संभावना है। किसी जलयुक्त स्तर वाटर बेयरिंग स्ट्राटा में। 3.
सब रेगुलेशन 1 व 2 की आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विदाउट प्रेजुडिस, जब कोई वर्किंग उसी खान या बगल की खान की वर्किंग के 60 मीटर के अंदर पहुंच जाए, जो ऐसी वर्किंग नहीं है जिसकी जांच की जा चुकी है और उसे पानी या अन्य तरल पदार्थ या गीला होने पर बहने वाले माल से मुक्त पाया गया है, तो उसे तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक कि रीजनल इंस्पेक्टर से लिखित अनुमति, जिस पर उसमें लिखी शर्तें लागू होंगी, न मिल जाए। स्पष्टीकरण। इस सब रेगुलेशन के लिए खनन स्थलों के बीच की दूरी का अर्थ है। 160 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017। न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो उसी सीम के बीच हो या दो सीम या सेक्शन के बीच हो, चाहे वह दूरी क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टली, लंब रूप से, वर्टिकली, या हाल रूप से, इंक्लाइंड, किसी भी दिशा में नापी जाए। 4 सब रेगुलेशन 3 के अनुसार आयतन आगे बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित विषय दर्शाकर नक्शे व सेक्शन की 2 प्रतियां संलग्न की जाएंगी। ऐसी खान के अप्रयुक्त, पुराने डिसयूज्ड या अबैंडन्ड, परित्यक्त अबैंडन्ड भागों की सीमा, आउटलाइन, उनकी ओर बढ़ने वाले आयतनों के हिसाब से उनकी स्थिति तथा ऐसे पुराने या अर्बेडेड आयतनों की सरफेस से गहराई। बी प्रस्तावित वर्किंग की सीमा, आउटलाइन और रूपरेखा, लेआउट तथा काम का प्रस्तावित तरीका, proposed method of working। सी ऊपर अ व बी में दिखाए गए आयतनों के हिसाब से फॉल्ट, डाइक और अन्य भू-विक्षोभ, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की स्थिति। डी मैनेजमेंट के पास उपलब्ध अन्य जानकारी, इंफॉर्मेशन तथा चीफ इंस्पेक्टर द्वारा मांगे गए अन्य विवरण, पर्टिकुलर्स या जानकारी। 5 जब सब रेगुलेशन 3 या 6 के अनुसार खान के आयतन आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो आयतनों को आगे बढ़ाते समय ये ठीक स्ट्रिक्टली अतिनियमनिष्ठ, अनुमोदित नक्शों में दिखाए अनुसार, अनुमोदित तरीके से व अनुमति पत्र की शर्तों का कड़ाई से पालन करते हुए चलाए जाएंगे, और उनमें किसी प्रकार का अंतर, वेरिएशन, नहीं किया जाएगा जब तक कि उस अंतर के लिए पुनः चीफ इंस्पेक्टर से अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। 6 जब खान के किसी भाग में पानी का इतना रिसाव, सीपेज पाया जाता है जो उस सीम के लिए सामान्य, नॉर्मल नहीं है, या जब ऐसा होने का संदेह या शंका, सस्पिशन और डाउट पैदा होती है, तब अविलंब वहां आयतनों में काम रोक दिया जाएगा एवं ऐसे रिसाव को सूचना तुरंत चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को दी जाएगी। चीफ इंस्पेक्टर से पूर्व लिखित अनुमति व शर्तों के पालन के बिना वैसे खनन स्थलों को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 7 सब रेगुलेशन 3 या 6 के अनुसार चलाए जाने वाली किसी भी संघ की चौड़ाई और खड़ाई 2.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। 5 मीटर की अधिकतम दूरी पर आयतन के बीच में, केंद्र स्थान में कम से कम एक बोरहोल और दोनों बगल पर्याप्त संख्या में तिरछे होल, फ्लैंक होल्स, तथा जहां जरूरी हो वहां सूंद से ऊपर चाल में या नीचे तल्ली में बोरहोल लगाए जाएंगे। आग, डस्ट, गैस और पानी के खतरों के लिए सावधानियां। 161 8 सब रेगुलेशन 7 के अधीन निर्दिष्ट सभी बोरहोल एक दूसरे से यथेष्ट रूप से नजदीक sufficiently close to each other लगाए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे बढ़ता हुआ आयतन पानी या अन्य तरल पदार्थ या गीला होने पर बहने वाले भाल से भरे किसी खनन स्थल में अनजाने पंक्चर नहीं करेगा, will not accidentally hole through। ऐसे बोरहोल आयतन से यथेष्ट दूरी तक आगे बढ़ाए जाएंगे और हर समय आगे बढ़ाकर रखे जाएंगे,
shall be constantly maintained at sufficient distance in advance of the working, और ये दूरी किसी भी अवस्था में 3 मीटर से कम नहीं होगी। 1. इस रेगुलेशन के अधीन सावधानियां इस काम के लिए विशेष रूप से ऑथराइज किए गए मैनेजर सर्टिफिकेट वाले या ओवरमैन सर्टिफिकेट वाले पदाधिकारी की निजी निगरानी में बरती जाएंगी। 10. ऐसे आयतनों की वास्तविक एक्चुअल खड़ाई व चौड़ाई, लगाए गए बोरहोल की संख्या, प्रत्येक बोरहोल की लंबाई तथा स्थिति पोजीशन व दिशा डायरेक्शन का विवरण सब रेगुलेशन 9 में कथित पदाधिकारी द्वारा इसके लिए रखे गए सजिद पन्ना नंबरदार खाते में लिखा जाएगा। उस पर वह पदाधिकारी तारीख सहित हस्ताक्षर करेगा और उस पर मैनेजर प्रतिदिन प्रति हस्ताक्षर करेगा। 11. सब रेगुलेशन 10 में निर्दिष्ट आयतनों का ऐसा विवरण दिखाने वाला नक्शा व सेक्शन भी बनाया व रखा जाएगा तथा हर 15 दिन में कम से कम एक बार उसे अपडेट किया जाएगा। 12. जब तक चीफ इंस्पेक्टर द्वारा लिखित रूप से विशेष छूट न दी जाए, तब तक सब रेगुलेशन 3 या 6 के अनुसार चलाए जाने वाले कार्यस्थलों में काम चलाते समय सब रेगुलेशन 7, 8 व 9 का कठोर रूप से पालन किया जाएगा, चाहे इस प्रकार कार्यस्थलों को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति में सब रेगुलेशन 7, 8 व 9 के सभी या किसी नियम की शर्त लगाई गई हो या नहीं। 13. यदि चीफ इंस्पेक्टर का समाधान हो जाता है कि किसी खान या उसके किसी भाग में विशेष परिस्थिति ऐसी है कि सब रेगुलेशन 7, 8 व 9 में वर्णित सभी या किसी का पालन जरूरी नहीं है या अव्यावहारिक इम्प्रैक्टिकेबल है, तो वह लिखित आदेश देकर शर्तों के साथ उन प्रावधानों में वर्णित सभी या किसी शर्त या नियम को आसान कर सकता है, बदल सकता है या छोड़ सकता है, में रिलैक्स, वेरी और डिस्पेंस विद, एवं यदि उसकी राय में किसी खान या उसके किसी भाग में परिस्थिति ऐसी है कि उस स्थान पर अतिरिक्त सावधानियों की जरूरत है, तो वह लिखित आदेश देकर उसमें लिखी अतिरिक्त सावधानियों का पालन करने के लिए भी कह सकता है। 162 कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 रेगुलेशन 151 इच्छाकृत रूप से इरादतन खान को पानी से डुबाना इंटेंशनल फ्लडिंग 1. जब मालिक, एजेंट या मैनेजर सरफेस से या खान के अन्य भागों से या बगल की खान से पानी भरकर अपनी खान के आयतनों वर्किंग को डुबा देने का इरादा करता है, तो ऐसा कार्य करने के कम से कम 14 दिन पहले इस संबंध में चीफ इंस्पेक्टर को और रीजनल इंस्पेक्टर को लिखित सूचना देगा। ऐसी सूचना बगल में स्थित एडजेसेंट खानों और उन सब खानों के मैनेजमेंट को भी दी जाएगी जिन पर खान डुबाने से प्रभाव पड़ सकता है। परंतु रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश द्वारा उसमें दी शर्तों पर 14 दिन की सूचना अवधि खत्म होने से पहले किसी भी दिन कार्य प्रारंभ करने की अनुमति दे सकेगा। परंतु यह और कि रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश द्वारा ऐसा कार्य करने की मनाही कर सकेगा या यह अपेक्षा कर सकेगा कि जब तक उसके द्वारा आदेश में लिखी सावधानियां उसके समाधान लायक न बरती जाएं, तब तक ऐसा कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। 2. सब रेगुलेशन 1 के अनुसार दी गई सूचना के बाद यदि ऐसा काम 14 दिन की अवधि पार हो जाने से 60 दिन के अंदर प्रारंभ नहीं किया जाता है, तो वह सूचना रद्द लैप्स मानी जाएगी तथा सब रेगुलेशन 1 के प्रावधान इस प्रकार लागू होंगे जैसे ऐसी कोई सूचना न दी गई हो। रेगुलेशन 152 पानी के जलाशय, डैम आदि का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वॉयर, वाटर डैम etc। 1.
यदि किसी खान में पानी या गीला होने पर बहने वाले किसी अन्य पदार्थ के प्रेशर का सामना करने के लिए, टू विथस्टैंड प्रेशर, या पानी के संवेग प्रेशर, इनरश, को कंट्रोल करने के लिए, कोई जलाशय, रिजर्वॉयर, बांध, दम, या अन्य ढांचा, अदर स्ट्रक्चर, बनाने का इरादा किया जाता है, तो मालिक, एजेंट या मैनेजर, इस इरादे की कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना, नोटिस, रीजनल इंस्पेक्टर को देगा। ऐसी सूचना के साथ प्रस्तावित ढांचे की डिजाइन और अन्य विवरण दिखाने वाले नक्शे व सेक्शन की 2 प्रतियां संलग्न की जाएंगी। परंतु जहां खान और उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा गंभीर रूप से जोखिम में हो, यहाँ यदि उक्त सूचना रीजनल इंस्पेक्टर को निर्माण आरंभ होते ही दे दी जाती है, तो ये समझा जाएगा कि इस रेगुलेशन के प्रावधानों का अनुपालन कर दिया गया है। 2. रीजनल इंस्पेक्टर लिखित आदेश द्वारा ऐसे निर्वाह पर डैम या अन्य ढांचे के नींव में वैसे परिवर्तन या सुधार करने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह उसमें निर्दिष्ट करे।